बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमआरआई की हार्डवेयर की अगर बात करें तो उसमें से जो सबसे बेसिक एलिमेंट्स हैं वो उसके मैग्नेट्स हैं। एमआरआई में दो तरह के मैग्नेट्स इस्तेमाल होते हैं, प्राइमरी मैग्नेट्स और सेकेंडरी मैग्नेट्स। इस टॉपिक में मैं प्राइमरी मैग्नेट्स को कवर करूँगा। प्राइमरी मैग्नेट्स की आगे मज़ीद दो किस्में हैं, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मज़ीद दो किस्मों में डिवाइड है, रेजिस्टिव और सुपर कंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अगर हम प्राइमरी मैग्नेट की बात करें तो ये हमें सबसे ज़्यादा हमने इस्तेमाल किए हुए हैं, जैसे कि अक्सर लैब्स में इस्तेमाल होते हैं, जिसका साउथ और नॉर्थ पोल वगैरह होता है। ऑडियो स्पीकर वगैरह में भी ये फेराइट मैग्नेट्स कहलाते हैं, इस्तेमाल होते हैं। ये छोटी छोटी एमआरआई में ये छोटी छोटी ब्रिक्स और स्लिट लाइक पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिनकी 2 से लेकर 5 तहें बना के उनको आयरन योक के साथ जोड़ दिया जाता है। तो आयरन का इसमें फंक्शन एक तो उसको स्टेबल करना है, मजबूत रखना है, और दूसरे नंबर पे फ्रिंज मैग्नेटिक फील्ड, जो कि प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड के अलावा इर्द गिर्द फैलता है, जिस तरह एक्सरे में स्कैटर होता है। तो इसमें ऐसे समझ लें कि स्कैटर मैग्नेटिक फील्ड है, आयरन उसको कम करता है। 1930 में ये आम फेराइट मैग्नेट्स ख़त्म करके एक नया मैग्नेट बनाया, जो कि एलुमिनियम, निकल और कोबाल्ट को इनकी अमेजर से बनाया गया था। उसका नाम अल्निको था। अल्निको मतलब AL, एलुमिनियम NI, निकल CO, कोबाल्ट वगैरह। आजकल वो भी ख़त्म हो गए हैं और आजकल रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे न्यूडिमियम और समारियम वगैरह के यूज़ हो रहे हैं। इनमें मैग्नेटिक पावर B0, जो इनका मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैक्सिमम 0.3 टेस्ला पॉसिबल है। वैसे थियोरेटिकली 1.2 टेस्ला भी लिखा हुआ आता है बुक्स में। ये अक्सर जो परमानेंट मैग्नेट के जो एमआरआई सिस्टम होते हैं वो ओपन होते हैं, इसमें क्लास्ट्रोफोबिया नहीं होता, इसमें पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों के साथ भी खड़े हो सकते हैं। इसमें वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल होता है। अगर हम परमानेंट मैग्नेट के फ़ायदे यानी एडवांटेज की बात करें तो शिम कॉइल नीड नहीं होती, इस तरह कॉस्ट कम हो जाती है। शिम का मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म बनाना, होमोजीनस बनाना। इसमें मखसूस किस्म के स्क्रूज़, जिस तरह पेच लगे हुए होते हैं, उनको कस के उनको ढीला करके शिमिंग कर ली जाती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हासिल हो जाता है, इनहोमोजेनिटी ख़त्म हो जाती है। इसमें बिजली नहीं चाहिए, हमें पावर नहीं चाहिए। और तीसरे नंबर पे इसको कूलिंग सिस्टम भी ज़रूरत नहीं है, जिस तरह सुपर कंडक्टिव को एक्सटेंसिव कूलिंग चाहिए होती है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कम है तो साफ ज़रा उसकी कंट्रास्ट भी फिर कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला तक पॉसिबल है। एक्सेसिव वेट, इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ग्राउंड फ्लोर पे लगा सकते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल पे लगाना ख़तरे का बायस बन सकता है। कंट्रास्ट रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन इसकी काफ़ी कम होती है बनस्बत दूसरों के, लेकिन बहरहाल अल्ट्रासाउंड, न्यूक्लियर मेडिसिन वगैरह से बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह कोई फास्ट इमेजिंग है, जिस तरह इको प्लानर है, उसमें ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि इको प्लानर सब सेकंड इमेजिंग टाइम देती है, इसमें इमेजिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये आजकल कम हो रहे हैं, 95% तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। ये इसका एक ओवरव्यू दिया गया है, इसकी शेप दिखाई गई है, और इसकी करेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला तक होता है। मैग्नेटिक फील्ड होमोजेनिटी 10 to 50 पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन इसका होमोजेनिटी का एक यूनिट है, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा। वेट इसका 90,000 kg, 100 टन तक हो सकता है। कूलिंग इसको ज़रूरत नहीं होती है। पावर भी इसकी 20 किलोवाट तक है, जो कि रेजिस्टिव में बहुत ज़्यादा है। तो डिस्टेंस 2.5 मिली टेस्ला। फ्रिंज फील्ड इसकी भी 1 मीटर से कम है। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो उसमें पहले नंबर पे आते हैं रेजिस्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये दो बड़े रिंग्स जो कि दरमियान में होते हैं और दो छोटे रिंग्स जो कि बाहर की तरफ होते हैं, आउटर होते हैं, पर मुश्तमिल होता है। बड़े रिंग जो हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक पावर प्रोड्यूस करते हैं, जबकि छोटे रिंग उनको एक्सटेंड करते हैं। छोटे रिंग्स मैग्नेटिक पावर नहीं बनाते। ये आजकल कमर्शियल यूज़ से बाहर हैं, मतलब बहुत कम यूज़ होते हैं। इनका सबसे बड़ा नुकसान तो इसका पावर रिक्वायरमेंट है, जो कि इसको जब तक मैग्नेट ऑन रहेगा इसको 60 से 80 किलोवाट तक पावर रिक्वायर रहेगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसकी जो कंपोजिशन है, एलुमिनियम स्ट्रिप्स होती हैं, वो एक ट्यूब के ऊपर उसको हज़ारों टाइम, जिस तरह ट्रांसफार्मर में होता है, कॉपर वायर को इस तरह गोल दायरे में
रखा जाता है इस तरह, इसको भी वोंड होती हैं उसके ऊपर। इसके एडवांटेज देखें तो लो शिम नीडेड, शिम कोयल इधर भी कम है, कॉस्ट कम हो जाएगी। फ्रिंज फीड भी इसके कम है। फ्रिंज फीड इसलिए कम है क्योंकि इसकी पावर भी कम है, 0.3 टेस्ला है मैक्सिमम। इसका वेट दूसरे परमानेंट मैग्नेट से बहुत कम है, 4000 kg तक हो सकता है, इससे कम ही होता है। और इसको कूलिंग के लिए सिर्फ वाटर कूल्ड कर सकते हैं, और ऑपरेशन के लिए इसको रूम टेम्परेचर ही काफ़ी होता है बनस्बत सुपर कंडक्टिंग है, जिसको बहुत ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, इवन एब्सोल्यूट ज़ीरो से भी नीचे। डिसएडवांटेज देखें तो इसके मैक्सिमम 0.3 टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कम है। रेजिस्टिव है, इसलिए इसको पावर बहुत ज़्यादा चाहिए, 60 से 80 किलोवाट कंटिन्यूसली। और कंट्रास्ट और स्पेशल रेजोल्यूशन भी इसीलिए कम है क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड कम है। मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये इस तरह के ये दो बड़े रिंग हैं दरमियान में, और बाहर की तरफ दो छोटे रिंग्स हैं। इसका भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ मतलब वर्टिकल ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला है। मैग्नेटिक फील्ड होमोजेनिटी 10 to 50 सेम टू सेम है। वेट भी इसका परमानेंट मैग्नेट से वेट कम है, बाकी ऊपर पर दोनों प्रॉपर्टी सेम है। कूलिंग वाटर कूलिंग है और हीट एक्सचेंजर इस्तेमाल होते हैं। पावर कंजप्शन 60 से 80 किलोवाट और डिस्टेंस 2.5 मिली टेस्ला। फ्रिंज फील्ड 2 मीटर है, जो कि परमानेंट मैग्नेट में 1 मीटर था। तो इसकी स्पेशल और इसकी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन तकरीबन परमानेंट मैग्नेट के इक्वल होती है। वज़न का फ़र्क है और पावर का फ़र्क है, बाकी तकरीबन प्रॉपर्टीज़ सेम टू सेम ही हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा मैग्नेट यूज़ हो रहे हैं अप टू 95%, वो हैं सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। तो मैटर की अगर कंडक्टिविटी की देखें तो 4 किस्में हैं। उसमें है इंसुलेटर, जो कि जिसमें से करंट पास बिल्कुल नहीं होता। सेमीकंडक्टर, जिस तरह सिलिकॉन है, उसमें से करंट मखसूस हालात में पास किया जा सकता है पीएन जंक्शन वगैरह बना के। तीसरे नंबर पे है कंडक्टर, जिस तरह कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। और चौथे नंबर पे है सुपर कंडक्टिंग, जिस तरह नायोबियम, टाइटेनियम है। सुपर कंडक्टिंग सिर्फ और सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है, लेकिन रिसेंटली हाई टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टिविटी का तजर्बा किया गया है, जो कि कामयाब ठहरा है। तो नायोबियम टाइटेनियम कॉइल है, जो कि एक एल्यूमिनियम ट्यूब के ऊपर वॉन्डेड की हुई होती है, और इसको क्रायोजन, हीलियम और नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है। हीलियम का टेम्परेचर अप टू 4 केल्विन तक होता है, तो हमें 9 केल्विन 7 केल्विन तक चाहिए होता है। तो ये सही है, ये सुपर कंडक्टिंग के फंक्शन करने के लिए ठीक है। वेट अप टू 10,000 kg, परमानेंट मैग्नेट से कम है लेकिन रेजिस्टिव से बहरहाल ज़्यादा है। और ये मोर दैन 95% इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल जितने भी मैग्नेट्स हैं। इसकी एडवांटेज देखें तो इसके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, 0.3 से लेके 4 टेस्ला तक पॉसिबल है। इवन 14 टेस्ला 14 टेस्ला तक भी पॉसिबल है, जो कि हाई एनर्जी फिज़िक्स और हाई डिटेल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस्तेमाल होता है। ब्रॉडर RF रेंज है, RF पल्स देते हैं, रेंज काफ़ी ज़्यादा देते हैं। इंक्रीज स्पेशल एंड कंट्रास्ट रेजोल्यूशन है इसकी। MRI का सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ा एडवांटेज जो CT पे भी दूसरे सब पे भी है, वो है कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। लो पावर कंजप्शन है, 20 किलोवाट से ये शुरू होता है। 20 किलोवाट तक इसकी पावर रिक्वायरमेंट है। एक दफ़ा करंट फ़्लो करना शुरू कर दिया तो फिर वो बहता ही रहता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़ीरो है, तो करंट के बहाव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी काफ़ी ज़्यादा है, 4 टेस्ला तक है। इंक्रीज सिग्नल टू नॉइस रेशियो, अब साफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो SNR भी ज़्यादा ही होगी। डिक्रीज इमेजिंग टाइम, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इसका इमेजिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। इको प्लानर इमेजिंग में इवन सब सेकंड इमेजिंग टाइम पॉसिबल है। स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूलर बेस बता देती है किसी भी टिश्यू की। मिसाल के तौर पर हम किसी कैंसर मैलिग्नेंट टिश्यू को देख रहे हैं तो उसकी हम मॉलिक्यूलर बेस भी बता सकते हैं कि ये किस तरह का बना हुआ है। डिसएडवांटेज देखें तो कॉस्ट है, बहुत महंगा पड़ता है। और दूसरे नंबर पे इंक्रीज फ्रिंज फील्ड, इसके जिस तरह एक्सरे में स्कैटर है तो इसकी भी स्कैटर मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर करके काफ़ी ज़्यादा है, तो एक्टिव और पैसिव शील्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिव शील्डिंग उसके अंदर ही होती है, जो कि मशीन के सुपर कनेक्टिंग के साथ ही लगी होती है, शिम कॉइल्स। और जो पैसिव शील्डिंग है वो उसके जिस रूम के अंदर फिट होता है उसकी दीवारों के अंदर फिट करते हैं। सुपर कंडक्टिंग की करैक्टरिस्टिक्स की बात करें
तो मैग्नेटिक फील्ड अब 0.5 to 4 टेस्ला, इवन 14 टेस्ला तक भी है। मैग्नेटिक फील्ड होमोजेनिटी 0.1 to 5 पार्ट्स पर मिलियन, काफ़ी कम है शिमिंग की वजह से। शिम इसमें बहुत अच्छी है। वेट 10,000। कूलिंग क्रायोजेनिक चाहिए। क्रायोजेनिक मतलब एब्सोल्यूट ज़ीरो तक, 4 केल्विन तक होता है इसका हाइड्रोजन का, हीलियम का। पावर कंजप्शन 20 किलोवाट और डिस्टेंस 2.5 फ्रिंज फील्ड 10 मीटर। फ्रिंज फील्ड इसका ज़्यादा है क्योंकि मैग्नेट की पावर काफ़ी ज़्यादा है। ये इसका एक शेप दिया गया है। सबसे बाहर प्लास्टिक कवरिंग है, उसके अंदर वैक्यूम है, उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन है जिसका टेम्परेचर 77 केल्विन है। फिर वैक्यूम है, उसके अंदर फिर हीलियम है जिसका टेम्परेचर 4 केल्विन है। उसके अंदर मर्ज किया हुआ है इलेक्ट्रोकंडक्टिव कॉइल को, जो कि नायोबियम टाइटेनियम की बनी हुई है। ये एक उसका जनरल व्यू है, जो कंसोल है और सी थ्रू विंडो है, उसके अंदर गैंट्री दिखाई गई है।